ये क्या हो रहा है? दिख रहे होंगे बच्चों को मैं। बेटा मेरे को बस 1 मिनट टाइम दो, 1 सेकंड, 1 सेकंड बस टाइम दो, ठीक है? तुम लोग को मैं नजर आ रही हूं क्या? मैं प्रॉपर हेलो तभी कर पाऊंगी, मुझे तुम 2 मिनट का टाइम दो, ठीक है? हाँ क्या हो रहा है? इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? दिख रही हूं, अब चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी। वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग कर रहे थे, ठीक है? ऑल गुड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बस मेरे को एक बार ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है यार, पता नहीं क्यों। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, यस ऑल गुड, ठीक है? तुम्हारे कमेंट्स मैंने कल के क्लास के बाद पढ़े थे, और इट इज सो गुड टू नो कि यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। हर चैप्टर को बेटा एंजॉय करना होता है, नॉट ओनली दिस चैप्टर, ठीक है? यस यस, तो हर चैप्टर को एंजॉय करना है, बट ऑफ कोर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, है ना? और सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। अच्छा, क्यूटेनियस वाला जो तुम बोल रहे थे, मैंने कमेंट्स में पढ़ा भी था, और मैंने ये कहा था बेटा कि हाँ वो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और मैंने क्यूटेनियस का मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो बच्चे पूछ रहे थे, मैंने क्लास में बता भी दिया था कि क्यूटेनियस का मतलब होता है बॉडी के थ्रू डिफ्यूजन होना, बॉडी वॉल या स्किन के थ्रू डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन जो होता है। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ एक बार चेक करवा ले बाकी के फोन से, वेब से, सारी जगह से, ठीक है? हाँ तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना, सबसे पहले मैं एक बारी क्विक रिवीजन करा देती हूँ पिछली क्लास का, और आज भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एनिमेशंस देखनी है और बहुत सारा थ्योरी भी पढ़ना है, लेकिन पहली की क्लास का कंटिन्यूएशन है, तो पिछली क्लास का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का मैं रिवीजन नहीं करा रही हूं, लेकिन उसके बाद जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत मस्त 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 डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है? बनाते ही हो तुम लोग, ठीक है? तो एक बारी बेटा शुरू करें क्या? एक बारी मेरे को बता दो, यस एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स टू टॉक अबाउट टू थिंग्स टुडे। वन इज बेटा जो एल्वियोलाई और लंग्स के बारे में हमारा छूट गया था, हम वो कंटिन्यू करेंगे, और एक हम कंटिन्यू करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस के साथ में एवरीबॉडी। यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है? लेक्चर 3, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो ओके फाइन। लेक्चर 3 पिछली क्लास में तो बेटा था ही नहीं कुछ, ठीक है? लेक्चर 3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हाँ ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मेरे लिए ना पानी भिजवा दे, मेरे सर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, बोला नहीं जा रहा है। बोल तो मैं रही हूं, मतलब वैसे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है? हाँ चलो बेटा शुरू करें क्या? यस एवरीबॉडी,
तो पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को चाहे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। तो अगर हम बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू कर रहे हैं तो वो कहां से चालू होती है, इस तरीके का बेटा हमने बनाया था अर्जुनास का मुंह, और ये हमने दिखाए थे बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, दिस इज बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स जो अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, दो ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू बेटा एयर जो होता है अंदर एंट्री मारता है। आप सारे लोग बेटा क्या करें, आप सारे लोग बेटा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बारी, ठीक है, क्विक रिवाइज करेंगे अपने साथ, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बेटा हवा कहां गई, हवा अंदर गई, जिस चेंबर के अंदर जाती है बच्चों उस चेंबर को हमने क्या बोला था, नेजल चेंबर या नेजल कैविटी। नेजल चेंबर या नेजल कैविटी को ये जो कार्टिलेज है अंदर तुम्हारा, वो कार्टिलेज उस चेंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चेंबर गया या नेजल कैविटी गया, जहां फाइन हेयर भी तुम्हें दिख रहे हैं, जहां म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेजल चेंबर के बाद अंदर भी दो ऐसे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स बोला जाता है, राइट। और इंटरनल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नेयर्स के बाद जिस पार्ट में एयर आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, बट बेटा एक्चुअल में अगर तुम आगे डिटेल में इसकी स्टडी करो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि फेरिंग्स का जो पार्ट ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है उसे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि फेरिंग्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। तो एक्चुअल में नेजोफेरिंग्स अल्टीमेटली आगे जाके ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है। बट एनीवे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आया बेटा, फेरिंग्स आया, नेजल कैविटी थी, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है। फेरिंग्स के बाद बेटा तुम देखोगे कि वेंट्रल साइड पे जो तुम्हारी ट्यूब होती है, क्योंकि तुम्हारे पास दो ट्यूब्स है, एक सबसे वेंट्रल साइड पे, एक उसके पीछे। तो वेंट्रल साइड पे तुम्हारे पास होती है ट्रेकिया या विंड पाइप, और उसके पीछे यानी कि डॉर्सल साइड पे, क्योंकि पोजीशंस याद रखना बहुत जरूरी है, उसके पीछे होती है तुम्हारी फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ट्रेकिया की बात करूं तो ट्रेकिया, अच्छा फेरिंग्स से ट्रेकिया में ओपनिंग तो होती है बट डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, पहले क्या आता है, लैरिंग्स आता है, राइट। अगर मैं लैरिंग्स को बनाऊं, ये आपकी हो गई बेटा विंड पाइप, है ना, बोल दिया यार, चेक करवा लेना फोन वाले ऐप में भी और वेब में भी इसको, हाँ एक बार चेक कर ले, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या होता है, तुम्हारे पास वॉइस बॉक्स होता है जिसे तुम क्या बोलते हो, लैरिंग्स बोलते हो, साउंड बॉक्स बोलते हो, राइट। लैरिंग्स मैंने आपको बताया था बेटा किसकी बनी होती है, कार्टिलेजस की बनी होती है, जिसमें से लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज होता है जो बहुत ज्यादा मदद करता है कि विंड पाइप के अंदर खाना ना चला जाए। तो आपके पास यहां पर एक ढक्कन लगा है, जैसे कि बेटा बॉटल से रिलेट कर सकते हो ना, बॉटल के ऊपर का कैप जो है उसे तुम क्या मानो, समझ लो ये जैसे बॉटल है, ये बॉटल के ऊपर, बॉटल क्या है, बॉटल तुम्हारी क्या है, बॉटल तुम्हारी विंड पाइप है, और विंड पाइप की ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हो तुम, ग्लॉटिस, याद आ रहा है, विंड पाइप की इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हो, ग्लॉटिस। और इस ढक्कन को अगर तुम बेटा इस ढक्कन के ऊपर भी ना इस जगह पे अगर एक ओपन करने वाला ऐसे टाइप का ढक्कन बना देते तो वो तुम्हारा एपिग्लॉटिस हो जाता। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है तुम्हारा क्या, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो इस तरीके से प्रेजेंट है। और जो ये जो गैप था जिससे मैं ग्लॉटिस बोल रही हूं, जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, लैरिंग्स का ये जो पार्ट है इसने इसको कवर किया हुआ है, दैट इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात बेटा, किसी को कोई दुखदायक समस्या तो नहीं, ये मैंने कल समझाया भी था, एनिमेशन भी दिखाई थी। तो एपिग्लॉटिस इस तरीके से बेटा इसको फूड की एंट्री इसके अंदर होने से रोकता है। तो लैरिंग्स हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग्स की तरह हैं बेसिकली, जिसके वाइब्रेशन से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोडक्शन होता है, राइट एवरीबॉडी। आगे अगर बेटा मैं किसकी बात करूं, ट्रेकिया या विंड पाइप की बात करूं, तो ट्रेकिया या विंड पाइप पर आपके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड पे होता है ईसोफेगस। ट्रेकिया बेटा डिवाइड करती है कौन से लेवल ऑफ कौन सी वर्टिब्री, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश वर्टिब्री इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। किस लेवल पर, आपको मैंने वर्टिब्रल कॉलम बताया था, और वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आपको बताया था गर्दन पे होती है सर्वाइकल, चेस्ट एरिया पे होता है थोरैसिक वर्टिब्री,
तो अगर मैं पोजीशन काउंट करूं तो फिफ्थ पोजीशन पे जो मेरी थोरैसिक वर्टिब्री होगी, एग्जैक्टली बेटा अगर मैं उसके मतलब पोजीशन को कंपेयर करूं तो ट्रेकिया मेरी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के कंपैरिजन में डिवाइड हो जाएगी इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी, राइट। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे प्राइमरी ब्रोंकाई पे कन्वर्ट होती है, जहां से तुम्हारे लंग्स चालू हो जाते हैं। तुम्हारा जो लंग्स है बेटा वो यहीं से चालू हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई अभी और छोटी 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 होती जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल। एम आई क्लियर? तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ऐसा पढ़ा था बच्चा पार्टी। और अगर मैं आपको बोलूं रिंग्स, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो कहां तक प्रेजेंट है? कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल में कोई भी रिंग्स नहीं होती, राइट। और अगर मैं बोलूं आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चालू करके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हो इसे कंडक्टिंग जोन, क्योंकि ये सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है। क्या यहां से कोई एक्सचेंज हुआ? कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एयर का कंडक्शन होता है। एयर को तुम अंदर तक लेके जाते हो, कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर यहां पे नहीं होता है। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल आया, यहां तक तो मामला खत्म है। टर्मिनल ब्रोंकियोल पे बेटा आपने ऐसे बनाया होगा अगला डायग्राम, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और मैं अब आगे लंग्स का जो हमने कल बनाया था ना बेटा, उसको एक्सप्लेन कर देती हूं। आपने जो भी कल लंग्स बनाया होगा ना, मैं यहां से उसको एक्सप्लेन कर देती हूं। आपने डायग्राम बना लिया है तो आप डायग्राम को वापस मत बनाओ, डायग्राम तो आपने बना ही लिया था बेटा कल की क्लास में, है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं। इस तरीके से आपने जो बनाया है कल की क्लास में, तो अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एल्वियोलर डक्ट जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और अल्टीमेटली एल्वियोलाई जहां से एयर का एक्सचेंज होता है, राइट। एल्वियोलाई ऐसे ग्रेप लाइक गुच्छे में दिखती है, राइट बच्चों। तो मैंने आपको आज बोला था कि मैं एल्वियोलाई का आपको डायग्राम जूम करके बनाना सिखाऊंगी, और आपने ऐसे इस साइड पे राइट लंग बनाया होगा और उस साइड पे लेफ्ट लंग बनाया होगा। राइट लंग के अराउंड तुमने एक ऐसे रेड कलर की कवरिंग बनाई है और लेफ्ट लंग के अराउंड भी तुमने ऐसी कवरिंग बनाई है। तो मैं आज इन कवरिंग्स के बारे में भी बात करने वाली हूं जो तुमने कल की क्लास में बनाया। और यहां तुमने हार्ट बनाया था, ठीक है। अगर तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्डियक नॉच कौन से साइड होता है, तो कार्डियक नॉच बेटा किस साइड पे आप बोलोगे? यस यस, जल्दी बताओ, कार्डियक नॉच कौन से लंग्स पे बोलोगे? कार्डियक नॉच तुम्हारे लेफ्ट लंग के साइड में होता है, राइट। कार्डियक नॉच तुम्हारे लेफ्ट लंग के साइड में होता है क्योंकि हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। तुमने इस तरीके का बेटा कल डायग्राम बनाया है, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। आज एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी मैं डिफाइन करूंगी। तुमने आउटर वॉल को लेबलिंग किया होगा पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली लंग्स की वॉल को तुमने लेबल किया होगा विसरल प्लूरा। अब पहले मेरे को यह बता दो कि यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, ये कल का रिवीजन है, अभी नया कुछ भी नहीं किया है। कल जो हमने पढ़ा है बस मैंने आपको वो रिवाइज करवाया। मेरे को पहले ये बता दो, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? बेटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम क्या आप रिवाइज करके आए हैं बच्चों? यस, मुझे बता दो बेटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, फिर पक्की बात आगे बढ़े। मुझे लगता तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमने सारा रिवाइज कर ही लिया, ठीक है। यस, पक्की बात। अब बेटा देखो, हम सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? एल्वियोलाई। सबसे पहले हम एल्वियोलाई की बात करेंगे और उसके बाद हम लंग्स की बात करेंगे। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लिखते हैं एल्वियोलाई, और इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन को बनाता है, क्योंकि एक्चुअल में एयर की जो एक्सचेंज होती है वो यहीं से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके दोनों लंग्स में टोटल मिला के 300 कितने मिलियन बेटा
एल्वियोलाई होते हैं। समझ आ रही है बात? इतने क्या हो गया, ठीक है, तो मिलियन में आपके पास एल्वियोलाई होते हैं। वैसे ही बेटा क्या आपके कहां, आपके नेफ्रॉन जो किडनी में होते हैं वो भी मिलियन में बेटा आपके पास होते हैं, ठीक है। एनीवे, अब मैं अगर एल्वियोलाई की बात करूं जो एक्सचेंज जोन को बना रहे, वो सारे डेटा तो मैं आपको लिखूंगी। तो मैंने आपको अगर बना के समझाना है, आपने बेटा अभी वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, नहीं तो आपको टिश्यूज के बारे में पता होता। क्योंकि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसीलिए यहां पे तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पहले हम पढ़ा दिया करते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके इसमें से डिलीट कर दिया है किसने, सीबीएसई वालों ने, इसलिए हमने अभी पढ़ा नहीं है। आप इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाओ, आप इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है। ये मैं एल्वियोलाई, एक सिंगल एल्वियोलाई दिखा रही हूं, और एल्वियोलाई के अंदर बेटा जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हाईली वैस्क्यूलराइज्ड होते हैं, हाईली वैस्क्यूलराइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वैस्क्यूलराइज्ड होते हैं, राइट। बहुत अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। और कौन से ब्लड वेसल्स बेटा हमने, आई थिंक फर्स्ट क्लास मैंने आपकी जो ली थी, फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने आपको समझाया था कि पल्मोनरी कैपिलरी, कौन सी, पल्मोनरी कैपिलरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी होती है जो आपके एल्वियोलाई के पास होती है। और हाईली वैस्कुलराइज्ड होने का रीजन क्या है कि भैया अगर तुम एयर को लेके आ रहे हो, उसको तुम्हें आगे पहुंचाना है तो कहां पे पहुंचाओगे, ब्लड में ही मिक्स करके पहुंचाओगे ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सा सीधा बनाती हूं। पहले आप ना बेटा इसको बनाओ, मैं आपको अभी समझाती हूं उसके साथ साथ में। मैं भी आपको समझाती हूं, ठीक है, आप पहले बना लो मेरे साथ। ये हम एल्वियोलाई के अंदर कौन सी एपिथेलियम दिखा रहे हैं, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये एनसीईआरटी में आगे बनाया हुआ है, जब आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझाएंगे ना, तो ये वाला डायग्राम वहां पे भी आएगा, ठीक है। आप फिलहाल बना लो मेरे साथ। ये हम एपिथेलियम दिखा रहे हैं, और क्योंकि एपिथेलियम आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। एपिथेलियम क्या होती है, एपिथेलियम एक टिश्यू है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉडी में 4 टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उनमें पढ़ोगे। फिलहाल क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो, या फिर आपने 9th 10th में सुना होगा तो अलग बात है, ये 4 टिश्यू के नाम तो एटलीस्ट सुने होंगे। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, जिससे मैं एल्वियोलाई बोल रही हूं, एल्वियोलाई और इस कैपिलरी के बीच में बेटा एयर का एक्सचेंज होगा। इस बेटा कैपिलरी को मैंने क्या बोला, जहां पे एक्सचेंज होगा, पल्मोनरी कैपिलरी बोला। क्या बोला मैंने इसको पल्मोनरी कैपिलरी बोला। पल्मोनरी नाम मैंने क्यों बोला, क्योंकि लंग से रिलेटेड अगर कोई भी ब्लड वेजल आपको दिखती है तो उसके लिए पल्मोनरी टर्म यूज किया जाता है, पल्मोनरी। और ये क्या है बच्चों, ये आपके पास एल्वियोलाई है। ये क्या है बच्चों, आपके पास एल्वियोलाई। बेटा एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी टिश्यूज के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ये बात बेटा याद रख लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी वाला एक, मतलब मेमोराइज करने वाली एक चीज है, हर जगह एप्लीकेबल होगी। जहां पे भी बेटा आप देखोगे, जिस भी जगह से बॉडी में फिल्टरेशन हो रहा है, चीजों को छानना है या डिफ्यूज करना है, उसकी मेम्ब्रेन। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो मैं चैट्स ऑन करती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताओ बेटा, जहां से भी चीजों को तुम्हें फिल्टर आउट करना है या जहां से भी चीजों को तुम्हें डिफ्यूज करना है, तुम्हें क्या लगता है कि उस जगह पे अंदर उसके जो टिश्यू होना चाहिए, बहुत मोटा टिश्यू होना चाहिए या पतला होना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? यस, क्या लगता है बेटा तुम्हें, एक बार मेरे को बताओ,
कि कोई भी जगह से सपोज मैं छन्नी, चाय की तुम एग्जांपल ले लो, चाय जब मैं छान रही हूं, अगर छन्नी बेटा इतनी चौड़ी होती तो सुबह से लेकर शाम तक चाय छानते ही रह जाते। मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट समझना, कहने का मेरा कॉन्टेक्स्ट समझना है ना। अगर सोचो छन्नी बेटा इतनी चौड़ी होती छन्नी, तो भाई चाय ऊपर से लेके नीचे तक आते आते बेटा दिन से रात हो जाती, रात से दिन हो जाता। ऑब्वियस सी बात है, थिन तुम कह रहे हो। और एक्चुअल में बेटा जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, आगे तुम पढ़ोगे भी, वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो जो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, चित्र बनाया है, ये एक्चुअल में एल्वियोलाई के अंदर और आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर, कौन सी वाली ब्लड कैपिलरी है, तुम्हारी पल्मोनरी कैपिलरी, इसके अंदर बिल्कुल पतली, बिल्कुल ही फाइन, बहुत ही थिन एपिथेलियम होती है, जिसे बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और याद रखना, जिस भी जगह से तुम फिल्टरेशन करवाते हो बॉडी में या डिफ्यूजन कराते हो, वहां पर हमेशा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। फिल्टरेशन या डिफ्यूजन के लिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं एल्वियोलाई में बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम नीट एग्जाम के लिए और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये है बेटा हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक। इनफैक्ट तुम्हारी जो पल्मोनरी कैपिलरी है, इसके अंदर भी क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैं एक चीज और यहां पे ब्रैकेट में लिख रही हूं, जो मैं अभी तुम्हें समझा रही हूं। अरे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बेटा एक चीज और मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रही हूं, जो मैं तुम्हें समझा रही हूं। कोई भी ब्लड वेजल के अंदर या ब्लड कैपिलरी के अंदर जब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, जब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, उसको बेटा एंडोथेलियम बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले एंडोथेलियम, तो आप क्या समझेंगे? एंडोथेलियम का मतलब आप समझेंगे मैम किस बारे में बात कर रही है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेजल। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा सभी को? क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा सभी को कि जब भी मैं एंडोथेलियम वर्ड यूज करूंगी, थीलियम से तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि मैं एपिथेलियम की बात कर रही हूं, और एंडोथेलियम जब भी मैम बोलेंगी तो आपको क्या रिलेट करना है? मैम इज टॉकिंग अबाउट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट इन ब्लड कैपिलरी और ब्लड वेजल्स। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट, राइट? तो मैं यहां पे एक चीज लिख रही हूं, लिख भी दे रही हूं ताकि तुम भूलो ना। दिस इज the name given to epithelium of capillaries, blood vessel basically, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझना बच्चों, ठीक है? आपके एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, आपकी एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, जैसे बेटा आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगेन क्योंकि आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए आपको, अगर जिस बच्चे ने टिश्यू पढ़ लिया होता है तो उसको ये वाला पार्ट थोड़ा सा पहले से पता होता है। आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, मतलब समझाने के पर्पज से बता रही हूं। जैसे इमेजिन करो, अगर मेरे को दीवार बनानी है तो मेरे पास ईंट है और ईंट के बीच बीच में मैंने सीमेंट भरा हुआ है, ठीक है? ईंट के बीच बीच में मैंने क्या बनाया हुआ है? सीमेंट भरा हुआ है, ठीक है? वैसे ही यहां पे बेटा इन दोनों के बीच में एक सीमेंट जैसा सब्सटेंस है। सीमेंट नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, सीमेंट तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। इसे बोला जाता है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है? इसे क्या बोला जाता है बच्चों? बेसमेंट सब्सटेंस। जैसे कि ईंटों के बीच बीच में, अब इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपको समझाऊं, भले ही आपने ये चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है? देखो बेटा, ये क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। आप मेरे को मैं पहले आपका चेक करती हूं कि आपका ये बेटा यहां पे तो नहीं है, ठीक है? यहीं पे है ना, तो आपको चेक करती हूं मैं। आप मेरे को पहले तो ये बताओ, क्या सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में जो मैंने ये बनाया हुआ है, एपिथेलियम तो एक टिश्यू है, एपिथेलियम तो एक टिश्यू है। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने व्हाइट कलर से जो भी बनाया हुआ है, क्या ये सेल्स हैं या नहीं है? यस या नो? क्या ये सेल्स है? यस और नो? पहले मेरे को ये आंसर दो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो।
यस और नो? क्या ये सेल्स हैं? क्या ये सेल्स हैं? इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं है कि ये सेल्यूलर है? कोई भी चीज को जब मैं सेल्यूलर बोल रही हूं यानी कि वो सेल्स की बनी है। शाबाश, वेरी वेरी नाइस। बेटा जो भी स्पैमिंग कर रहे हैं ना, आप उनकी बैंड बजा दो आंसर देके, ठीक है? क्योंकि मैं तो उनकी बैंड इग्नोर करके बजा रही हूं, ठीक है? यस, तो आप बेटा क्या करेंगे? यस, बिल्कुल सही मैम। अब आप मेरे को ये बताओ, इन द सेम वे अगर ब्लड कैपिलरी के अंदर मैंने कोई भी चीज ऐसे करके ड्राइंग जो की है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, डेफिनेटली वो भी सेल्स ही हैं जो मैंने ऐसे ड्रॉ किए हुए, एक एक सेल से मिलके ही तो पूरा टिश्यू बनता है ना? जब अगर मैं सपोज दीवार बना रही हूं तो तुम दीवार जो बनी, दीवार को तुम एक टिश्यू मान लो, एपिथेलियल टिश्यू। जो मेरी वॉल बनी है वो मेरी एपिथेलियल टिश्यू है। ईंटों की बनी है ना, तो मेरी ईंट क्या है? उसके सेल। बेसिक चीजें वैसे करके याद रख सकते हो कि जो मैंने ईंटें लगाई हुई है वो मेरी ईंटें जो है मेरे सेल्स हैं, और ईंटों से मिलके जब दीवार बन गया तो दीवार एक टिश्यू बन गया। राइट। अब सुनना मेरी बात बेटा, ये भी सेल्यूलर लेयर है, ये भी सेल्यूलर लेयर, क्योंकि दोनों सेल्स की बनी है, पर इसके बीच में एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस जो नॉन सेल्यूलर होता है। अभी आपको इसके बारे में कोई पीएचडी नहीं करनी है। जब एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि ये किसकी बनी होती है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके बने होते हैं, पर ये सेल्स के नहीं बने होते। इन दोनों के बीच में बेटा एक चीज है जिसे बोला जाता है बेसमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? बेसमेंट, ठीक है? और ये जो बेसमेंट है बेटा, दिस इज कंप्लीटली नॉन सेल्यूलर लेयर। नॉन सेल्यूलर लेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सेल्यूलर लेयर? नॉन सेल्यूलर का मतलब जो सेल्स की ना बनी हो उसे नॉन सेल्यूलर लेयर बोलते हैं। मेरी बात समझ लो बेटा, जो सेल्स की नहीं बनी होती उसे नॉन सेल्यूलर लेयर बोलते हैं। बेटा यहां तक मेरे को बता दो, कोई दुखद समस्या? कोई दुखद समस्या बेटा? आगे बढ़ जाऊं क्या एवरीबॉडी? यस, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर बताना चाह रही हूं, क्योंकि मैं ना लेके तो नहीं आई हूं। मैं आपको 1 मिनट एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि मेरे पास आई थिंक डायग्राम एनसीईआरटी वाला है नहीं, अभी मैं लेके नहीं आई हूं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये वाला डायग्राम आप कहां से चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है। पक्की बात बेटा? यस। तो मेरे पास शायद न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं आपको बता सकती हूँ। न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड है भैया? 273 पेज नंबर बेटा आप खोल के देख सकते हो एक बारी। क्या ये ओल्ड एनसीईआरटी का या न्यू एनसीईआरटी है? 273 में ये डायग्राम दिया हुआ है। 273 या 187, ठीक है? 187, हाँ, उसमें देख लो बेटा, ये डायग्राम दिया हुआ है, सबको मिला। ये डायग्राम एक्सचेंज में मैं वापस से नहीं बनाऊंगी, यहीं पे सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम, इसीलिए मैंने ये डायग्राम यहीं पे बना दिया है, ठीक है? तो बेटा ये क्या हो गया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, ये हो गया बेसमेंट जो कि एक नॉन सेल्यूलर लेयर है आपकी एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। बेसमेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है? अब बेटा देखो एयर का कैसे एक्सचेंज हो रहा है, एयर का कैसे एक्सचेंज हो रहा है। देखो एयर जब आती है तो एयर में तुम ऑक्सीजन इस तरीके से लेके आए, और किस बेसिस पर एक्सचेंज होता है वो तो मैं आगे आपको समझाऊंगी, हाउ इट इज एक्सचेंज्ड, क्या बेसिस होता है, ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन हमेशा, ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन हमेशा यहां से यहां मूव करती है और CO2 हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसा क्यों होता है? ये कारण तो बेटा मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स इस तरीके से एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है एल्वियोलाई में से, एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है एल्वियोलाई में से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बेटा आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? अरे डिफ्यूजन से तो होता है, वो तो पता है। तो डिफ्यूजन इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में क्यों हुआ? प्रेशर की वजह से होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, राइट? आप मेरे को बताओ हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर होगा 2, 3 नहीं होगा, आंसर होगा 2।
मतलब कितनी सेल्स की बनी हुई लेयर डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है। तो आप देखो ना, ऑक्सीजन जब तुम बेटा अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, नेजल चेंबर से पूरी बेटा अंदर तुम लेके आए, तुम्हारी एल्वियोलाई से एयर मूव करके सबसे पहले इस बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, ये बनी है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ योर एल्वियोलाई, फिर बेसमेंट को क्रॉस कर रही है और बेसमेंट के बाद बेटा इस लेयर को क्रॉस कर रही है, ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ योर पल्मोनरी कैपिलरी। लेकिन अगर सेल्यूलर पूछा जाएगा तो दो सेल्यूलर लेयर है, एक सिंपल स्क्वामस यहां, एक सिंपल स्क्वामस यहां। अगर तुम्हें टोटल पूछा जाएगा हाउ मेनी लेयर्स आर देयर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, तो क्या आंसर दोगे? तीन लेयर्स हैं, यहां की एपिथेलियम, यहां की बेसमेंट और यहां की एपिथेलियम, 3 लेयर्स जिसमें से 2 सेल्यूलर है। कोई दुख दर्द समस्या? कोई दुख दर्द समस्या बेटा? इजंट इट इजी? क्या इस डायग्राम से बेटा आपको समझ में भी आ रहा है? इस डायग्राम से समझ में भी आ रहा है? यस, राइट, राइट। तो बेटा आगे बढ़ जाए, यस, आगे बढ़ जाए बच्चों। इसके बारे में लिख लें, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? एक बार मेरे को थम्स अप दे दो अगर लिख लिया है सारा, वेट तो नहीं करना, क्योंकि इतनी देर तक तो मैं समझा ही रही थी। आई होप तुमने लिख लिया हो, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सचेंज जोन, और आपको पता है ये बहुत 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 ही पतली होती है, मतलब इट इज वेरी 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 थिन। और आप पढ़ोगे कि ये थिन मेम्ब्रेन होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि इजी डिफ्यूजन हो जाए। अगर इतनी मोटी दीवार बना देते तो एक्सचेंज करते 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 पूरा दिन निकल जाता। ये जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन है बेटा, इट इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर, और इसीलिए इतने फट 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 डिफ्यूजन हो जाती है। तो मैं, आप तो बेटा इससे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से लिख देती हूं, ठीक है। लंग्स इन टोटल हैव ठीक है, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो बोला बेटा वही लिख रहे हैं। एक्सचेंज मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेरे साथ साथ में नोट करो, इसके अलग से बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा बेटा, क्योंकि जो बोला है वही हम लिख रहे हैं बेटा, कोई अलग से कोई पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। तो मेरे साथ साथ में लिखो, ठीक है। एक एक चीज आपको बोर्ड पे लिखवाई जाती है ताकि आप मेरे साथ में नोट्स बनाओ। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम किसकी? एल्वियोलाई की। बेसमेंट सब्सटेंस एंड नंबर 3 एंडोथीलियम, जो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी की है। एंडोथीलियम जो आपके पल्मोनरी कैपिलरी की है, पल्मोनरी कैपिलरी की है। इसकी जो पूरी थिकनेस होती है बेटा, दिस इज लेस देन 1 मिलीमीटर। थिकनेस जो होती है इतनी पतली है, और इसी वजह से इजी डिफ्यूजन हो जाता है। थिकनेस इज लेस देन 1 mm, दैट्स इट। अब मुझे बस लंग्स के बारे में 2-4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। चलो, नंदिनी पूछ रही हैं, अनुराग तुम कहां से हो? बेटा आप बहुत ज्यादा जो बातें कर रही हैं, मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि इतनी तेजस्वी बातें आप कर रही हैं। अनुराग आप कहाँ के हैं? तो पापा आपके बेटा ये सारे राग निकाल देंगे। कमेंट्स में बेटा पढ़ाई करने के लिए आए हो यहाँ पे, या दोस्ती करने के लिए आए हो? चलो फटाफट से बेटा ये बनाओ, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। आप सोच सकते हैं
बेटा यस निधि, यस, ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने बेटा डिस्कस किए हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वही सेम पॉइंट्स हैं। और इतने मिलियन एल्वियोलाई हैं तो सोचो कितनी एफिशिएंटली बेटा एक्सचेंज होता है। ऑफ कोर्स हम बेटा बहुत सारी चीजों से अपने एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं, जैसा आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, वो अपनी एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज कर देते हैं। जिस एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई तो एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम दिखती है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी ये सब डिसऑर्डर, अभी तो तुम इसे फटाफट से नोट कर लो। और नोट हो गया है तो आगे बेटा मेरे को एक मेरा पेन कहां चला गया यार, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अपन, बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है। एक तो मैं ना बेटा अपना पेन पता नहीं कहां रख देती हूं यार, कहां गया भाई, रिमोट के पीछे छुपा हुआ है। हाँ बेटा, आई होप तुम्हारा ये डन हो गया है। यस, सबका हो गया है बच्चों, मैंने काफी टाइम दिया यार तुम लोगों को बात भी लिखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो बेटा लंग्स की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ठीक है, लंग्स की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। यस, बहुत शानदार, चैट्स इनेबल कर दिए हैं मैंने। यस, डन। तो थोड़ा सा बेटा जो एनसीईआरटी के लिए आपको जरूरी है, आप बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लो। आप मेरे साथ में लिख लो, फिर मैं आपको समझा रही हूं क्योंकि ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस, और इसके लिए एक डायग्राम दिखाती हूं आपको अभी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। डबल मेम्ब्रेनस मतलब देखो बेटा, हार्ट के बारे में भी जब पढ़ोगे ना तो हार्ट के अराउंड भी डबल वॉल्ड होती है। और हार्ट के अराउंड के लिए, हार्ट में तुम हार्ट के लिए कार्डियो टर्म यूज करते हो ना, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, कार्डियो। और लंग्स के लिए यहां पे प्लूरा टर्म यूज करोगे। तो इसमें लंग्स के अराउंड डबल वॉल है, वैसे ही हार्ट के अराउंड भी तुम डबल लेयर्ड पढ़ते हो। और नाम ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, बस वहां पे पेरिकार्डियम वर्ड यूज करते हैं, यहां प्लूरल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें भी देखना सिमिलर वर्ड्स यूज होंगे। डबल मेम्ब्रेनस आपने कल भी बनाया था बेटा, एक का नाम आपने लिखा था, आउटर वाली का आपने नाम लिखा था क्या, पेराइटल प्लूरा। अब मैं आपको समझाती हूं, देखो पेराइटल प्लूरा, जो भी मैं लिखूंगी आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट राइट इट डाउन। और इनर वाला आपने लिखा था विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, ठीक, या प्लूरल मेम्ब्रेन ऐसे कह सकते हो। डबल मेम्ब्रेनस जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखो, पेराइटल प्लूरा इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद thoracic chamber in contact with lungs. Has pleural fluid between them to reduce friction. ठीक है, हाँ, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपसे कराऊंगी। ठीक है बेटा, देखो आपसे कराऊंगी मतलब क्या, मेरे से करवाओगे तुम लोग, उल्टा बोलना चाहिए, मैं आपसे क्या करवाऊंगी, आप मेरे से करवाओगे। बेटा देखो, ये लंग्स आपने ऐसे बनाया था ना। अच्छा, लंग्स किसके अंदर प्रेजेंट है, अभी मैं आपको एक 3D दिखाऊंगी तो आपको 3D में समझ में आएगा। ये मैंने लंग्स की बेटा डबल लेयर बनाई हुई है। आप बेटा वैसे भी खुद भी इमेजिन करो ना, थोड़ा सा देखो आपकी लंग्स बेटा, ये आगे से आपके पास क्या है, ये आपके पास रिब्स है, ये वाली बोन फील कर पाते हो, यहां टच करके देखो, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगी तो बड़ा मजा आएगा बेटा, स्केलेटल जब स्ट्रक्चर्स अपने पढ़ोगे तो ये वाली बोन फील कर पाते हो, ये ब्रेस्ट बोन होती है, इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसे, स्टर्नम। और ये साइड से बेटा स्टर्नम से कौन जुड़ा हुआ है, पहले आप ऐसे इमेजिन करो, फिर 3D दिखाऊंगी। पहले तुम रिब केज, वेरी गुड।
तो बेटा तुम खुद पहले इमेजिन करना सीखो, फिर बेटा ये नहीं कि एनिमेशन से ही इमेजिनेशन खुद से भी डेवलप करो, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने कहा है रिब केज, अभी मैं बताती हूं आपको। तो ये तुम्हारी क्या है बेटा, ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है जिसे तुम बोलते हो स्टर्नम, और इस स्टर्नम से बेटा लेटरल साइड से तुम्हारी रिब्स जुड़ी होती है। अच्छा, तुम्हारी ये जो रिब्स है बेटा, पीछे की साइड रिब्स किससे जुड़ी हुई है, कोई बताएगा? अभी तक इतनी बार बेटा पढ़ा है तो तुम इतना तो बता पाओगे शायद, कि जैसे रिब्स बेटा तुम्हारी आगे से किससे जुड़ी है, आगे से स्टर्नम से जुड़ी है, आगे मतलब वेंट्रल साइड, वैसे ही ये रिब्स बेटा पीछे से किससे जुड़ी होगी, पीछे से, पीछे मतलब डॉर्सल साइड से किससे जुड़ी होगी बेटा, क्या कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, पीछे जो बोनी स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्चुअल में ये रिब्स और ये स्टर्नम और ये तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड बोलोगे ना बेटा तो लगाऊंगी लपड़ तुम्हें। स्पाइनल कॉर्ड तो खुद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, नलायको, बिल्कुल सपोलो वाली बातें करते हैं कई बच्चे, ये होता है बचपन से वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एक ही मान रहे हो। अरे भाई, वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारी बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम और ये रिब्स और ये स्टर्नम, इसने एक केज बनाया। केज का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जेल जैसा। उस केज के अंदर, और ये है भी तो इसीलिए यार, तुम खुद सोचो, तुम्हारी खोपड़ी ऐसे बेटा, इसे मारो ऐसे ऐसे, ये क्या है, तुम्हारा क्रेनियम है ना, अंदर भले ही क्रेनियम बेटा उसका पर्पस ये है कि तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पर मेरे को तो डाउट होता है कि अंदर तुम्हारे है भी कोई चीज या क्रेनियम ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी चीज को, ठीक है। तो हार्ड कोई भी स्ट्रक्चर डेफिनेटली इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वो सॉफ्ट चीजों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम अंदर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे ये पूरा जो केज है बेटा, ये पूरी केज तुम्हारे किसको प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हारे विसरल ऑर्गन को। विसरा मतलब तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन को। कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को बेटा, तुम्हारे लंग्स को, तुम्हारे लंग्स को, ठीक है। हाँ बेटा सही बोल रही हूं ना यार, कई का खोल के देखोगे ना तो खाली ही निकलेगा, ठीक है, ढक्कन यहां से खोल के देखोगे तो, और कई का तो बेटा यहां निकलेगा, है ना। तो सुनो मेरी बात सुनो, तो तुम्हारा ये जो रिब केज है ना बेटा, इसके अंदर तुम्हारे लंग्स बिल्कुल बेटा पैक्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, जो मैं अभी तुम्हें एक डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। और थोरैसिक केज मैंने किसको, थोरैसिक चेंबर मैंने किसको बोला, थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक केज जो होता है ना, ये कैसे बनता है बेटा, थोरैसिक मतलब ये पूरा एरिया ही थोरैसिक के लिए बेटा यूज होता है। और ये थोरैसिक केज बेटा किससे बनता है, तुम्हारा ये रिब केज प्लस नीचे से तुम्हारी एक मसल आती है, जो मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगी, एनिमेशन में दिखाऊंगी, 3D में दिखाऊंगी, उसे बोलते हैं डायाफ्राम। नीचे की तरफ एक डायाफ्राम होती है, तो ये डायाफ्राम और ये रिब केज मिला के ये पूरा चेंबर बना देते हैं, जिसे बोलते हैं थोरैसिक चेंबर, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा लंग्स प्रेजेंट होता है। अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें। अच्छा, पर मैं यहां पे एक और बात तुम्हें कह रही हूं कि लंग्स डबल वॉल्ड है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बेटा एक चीज खुद सोच के देखो, बाहर की तरफ इस तरीके से रिब केज आएगी ना, ये रिब्स हैं तुम्हारे, है ना, इसे बनाना नहीं, इसे यू डोंट हैव टू मेक, ये तुम्हारी बोन है, ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है ना, ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है। मैं जस्ट इमेजिनेशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूं कि ये बाहर की तरफ तुम्हारी रिब केज है, उसके अंदर तुम्हारा लंग्स है। तो ऑब्वियसली इमेजिन करके देखो कि लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जिसे तुम पेराइटल प्लूरा बोल रहे हो, वो किसके कांटेक्ट में होगी बेटा, वो किसके कांटेक्ट में होगी, ऑफ कोर्स वो बाहर की तरफ रिब केज है या थोरैसिक केज है, थोरैसिक चेंबर है, उसके क्लोज कांटेक्ट में होगी या नहीं, डेफिनेटली बेटा। और जो लंग्स की अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो ऑब्वियसली लंग्स के कांटेक्ट में होगी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है यार, राइट। तो बेटा पेराइटल प्लूरा जो होती है, इट इज इन कांटेक्ट विद द थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक केज। और जो विसरल, और याद रखना विसरल अंदर वाली क्यों है, विसरल से याद रखना विसरल ऑर्गन के लिए विसरा टर्म यूज करते हैं, जो ऑर्गन के पास है उसे विसरल बोलोगे, लॉजिक है, यस। विसरल मेम्ब्रेन किसको बोला, जो विसरा के पास है, जो ऑर्गन के पास है। तो विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा दो हो गई, कौन किसके क्लोज कांटेक्ट में, ये समझ में आ गया। अब बेटा जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी लंग्स एक्सपैंड करती है, तुम खुद बेटा, अभी मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तुम्हें सिखाऊंगी, तुम सांस खुद लो, क्या फील करते हो कि तुम्हारी चेस्ट बाहर की तरफ मूव की, खुद बेटा इमेजिन करो, एनिमेशन तो है ही, पर फिर अपने आप बेटा खुद इमेजिन कर सकते हो, खुद फील कर सकते हो। जब सांस लेते हो तो तुम्हारी लंग्स जो है बाहर की तरफ मूव करती है, एक्चुअल में
एक्चुअल में तुम्हारी लंग्स बेटा एक्सपैंड कर रही है, तुम्हारी पूरी थोरैसिक केज बाहर की तरफ आती है, तो ये मेम्ब्रेन्स भी बेटा मूव करती है, पेराइटल वाली भी बाहर की तरफ, विसरल वाली भी बाहर, दोनों एक साथ में बाहर की तरफ मूव करती है। पर दोनों मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिपक गई है, उनके बीच में फ्लूइड है जो इनके बीच में किसी भी तरीके के घिसाव को रोक रहा है, फ्रिक्शन को रोक रहा है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज बेटा प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी तरीके के फ्रिक्शन को रोकना बिटवीन द टू मेम्ब्रेन। क्या है इसका बेटा? एक मैं आपको इमेजिनेशन नहीं, एनिमेशन तो एनिमेशन का एक मैं 3D टाइप का एक दिखाने की कोशिश करती हूं। एक चीज तो पहले ये देखो, एक चीज तो पहले तुम ये देखो, ये तुम्हारा क्या है बेटा? ये 3D टाइप का एक डायग्राम है जिससे तुम समझ सकते हो। ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है जिसे तुम स्टर्नम बोल रहे हो, ये ब्रेस्ट बोन है जिसे तुम स्टर्नम बोलते हो, दिस इज स्टर्नम, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये रिब्स है तुम्हारी, ये रिब्स है, ये रिब्स है, इस साइड भी रिब्स है और ये भी रिब्स है। और ये जो पीछे की तरफ ये वाली बोन देख रहे हो ना, ये वाली बोन, ये है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। तो इसने देखो रिब केज बनाया हुआ है, इसने रिब केज बनाया हुआ है, राइट। इनफैक्ट बेटा ये देख लो, ये वही है बट ये साइड व्यू दिखाया हुआ है और ये बेटा फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। सो दिस इज योर स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है बेटा? ये तुम्हारी रिब्स है और रिब्स पीछे से किससे जुड़ी है बेटा? तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से। इसी के अंदर तुम्हारी लंग्स प्रोटेक्टेड होती है, राइट, राइट, यस एवरीबॉडी। लंग्स बेटा इसी के अंदर प्लेस्ड होती है। अभी मैं तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब समझाऊंगी तो मैकेनिज्म ऑफ, चलो मैं एक वीडियो तुम्हें दिखाई देती हूं, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, इससे समझ में आया कि नहीं? इससे तुम्हें केज समझ में आया कि नहीं, राइट। और थोड़ा सा ना मैं ये देखो जरा, इसको जरा देखो बेटा, इस डायग्राम को जरा समझना, इस डायग्राम को जरा समझना। ये तुम्हारी लंग्स दिखाई हुई है, ये जो मैं तुम्हें नीचे बता रही थी ना, एक मसल होती है जिसे डायाफ्राम बोलते हैं, तो ऐसे यू शेप में ऐसे करके प्रेजेंट होती है, ऐसे पहाड़ के शेप में, जिसे डायाफ्राम बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारी वो वाली मसल है और ये लंग्स तुम्हारी, ये साइड से व्यू दिखाया है, तुम्हारी स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है और ये नीचे से डायाफ्राम है। एक बार तुम देखो, अभी तुम इसे समझना मत ज्यादा, बस मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि कैसे देखो लंग्स फूल रही है और लंग्स फूलती है तो रिब केज भी फूल रहा है, मतलब देखो। और ये डायाफ्राम की भी मूवमेंट हो रही है। ये पूरा रिब केज और डायाफ्राम मिलके तुम्हारा थोरैसिक चेंबर बना रहा है। ये डायाफ्राम वाली मसल, ये तुम्हारा रिब केज, ये पूरा मिलके तुम्हारा थोरैसिक चेंबर बना रहा है। तुम देख रहे हो बेटा? यस। क्या इमेजिन कर पा रहे हो बेटा किस तरीके से चीजें हो रही है? रिब केज और डायाफ्राम ने मिलके ये पूरा थोरैसिक चेंबर बनाया। और ये थोरैसिक चेंबर में जब भी कोई चेंज हो रहा है, थोरैसिक चेंबर में जब भी कोई चेंज हो रहा है तो लंग्स में भी चेंज हो रहा है, देख रहे हो? यस, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी भी, ठीक है। कोई दुखद समस्या तो नहीं है, राइट। इसका क्या काम होता है? सिमरन कह रही है इसका क्या काम होता है? पता है बेटा, अगर किसी ने चाकू मारना तो हालांकि नहीं चाहिए, डायफ्राम को अगर एक बार के लिए पंचर कर दिया तो बचने के चांसेस है, सॉरी लंग्स को अगर पंचर कर दिया, लेकिन अगर किसी ने इसके नीचे जो डायफ्राम वाली मसल्स मैंने दिखाई उसको अगर मार दिया, मौत आने वाली है। क्योंकि डायाफ्राम 85% ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं ना बेटा, ये इसी मसल, जिसको आज तक शायद सुना तक नहीं होगा, उस डायाफ्राम के कंट्रोल में होता है हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तुम्हें क्या लग रहा है? लंग्स का बेटा काम तभी आएगा जब ये मसल्स काम करेंगी। मसल्स ही काम करेंगी नहीं तो हम ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे। तो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं और ये नीचे एक मसल है, ये दोनों मिलके तुम्हारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। तुम्हें क्या लगा लंग्स ही सारा कुछ कर रही है? समझ रहे हो? यस, 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 राइट। तो अभी बेटा मैं एक चीज एक डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझा देती हूं, ठीक है। पहली बात तो मैं एक चीज यहां पे लिख रही हूं, lungs are protected inside rib cage कैसे बना? फॉर्म्ड बाई, मैं भी डायग्राम भी अगले पेज में दिखाऊंगी, ठीक है। फॉर्म्ड बाई स्टर्नम जो तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है,
वेंट्रली, ठीक है, रिब्स लेटरली साइड से, एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसको पहले नोट करो, एक में ना तुम्हारे आइडिया के लिए डायग्राम बनवा दूंगी, ठीक है, डॉर्सली। और जब मैं बेटा इसी रिब केज के अंदर तुम्हारी बेटा लंग्स प्रोटेक्टेड है, इसी रिब केज के नीचे में डायफ्राम को इंक्लूड कर दूं तो ये पूरा मिलके रिब केज प्लस डायफ्राम मिलके तुम्हारा थोरासिक केज या थोरासिक चेंबर बनाता है, ठीक है। डन कर लो बच्चों इसको एक बारी फटाफट, फटाफट से डन कर लो बच्चों, फटाफट से डन 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 कर लो एक बारी। डन 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 डन, फटाफट करो बेटा, फटाफट फटाफट। रिब केज भी एक्सपैंड होते हैं अशोक बेटा, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रिब केज के बीच में मसल्स होते हैं जो उनको अंदर या बाहर पुल या पुश करने में काम आते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली बेटा, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना डायग्राम में। पक्की बात कर लिया क्या सभी ने? मेरे साथ साथ ही लिख रहे थे क्या? ठीक है, तो वेंट्रल साइड से किसने बनाया? स्टर्नम। लेटरल मतलब साइड से किसने बनाया? रिब्स। और डॉर्सल साइड से किसने बनाया? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मैं एक बारी इसी को छोटा सा एक डायग्राम में आपको एक ऐसे हेडिंग डाल लो, एक नोट डाल के, थोरैसिक चेंबर। ये जो पूरा थोरैसिक चेंबर बना वो किससे बना? इसी थोरैसिक चेंबर के अंदर क्या है तुम्हारा? पूरा लंग्स और डायफ्राम इंक्लूडेड है। तो ये रिब केज प्लस डायफ्राम के मिलने से बनता है। अब मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरीके से होगा। ये समझो बेटा क्या है तुम्हारी, इस तरीके से बनाओ। ये इस तरीके से तुम्हारी क्या है? स्टर्नम मैं बनाने जा रही हूं। ब्रेस्ट बोन जो होती है, तो छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हारे पास ये बेटा रिब्स होती हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। ठीक है, पीछे का मतलब है इस तरीके से। रिब्स का नंबर मैं अभी काउंट नहीं बता रही हूं कि कितनी होती हैं। ठीक है, वैसे 12 पेयर रिब्स होती हैं। और पीछे की तरफ तुम्हारा क्या हो गया बेटा? इस तरफ में जिससे वो एक्चुअल में अटैच होती हैं, दैट बोन इज योर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और नीचे से इस तरीके से यहां पर होता है तुम्हारा डायाफ्राम। इस तरीके से डोम शेप बोलते हैं इसे। दिस इज योर एंटायर थोरैसिक चेंबर। सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, डॉर्सल साइड पर दिस इज बेटा योर रिब्स, वो तो हम स्टर्नम लिख ही चुके हैं। और ये है बेटा तुम्हारा डायफ्राम। आई डोंट थिंक कि अब कोई बेटा दुख दर्द समस्या रहेगी। अब तुम इमेजिन भी कर चुके हो, डायग्राम भी देख चुके हो, एनिमेशन भी देख चुके हो, राइट? यस, फटाफट से बना लो। ये थोड़ा सा टेढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसे थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। बेटा इसे बना लो, ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैम कलाकारी कर सकती हैं, तुम फटाफट से बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। ये तो सिर्फ तुमको बेटा इमेजिन करवाने के लिए इतना बना रहे हैं।
कि इमेजिन भी हो जाए हमारे प्यारे प्यारे जगजिन यारे बच्चों को। वरना ऑफ कोर्स यहाँ पे इस चीज को बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, जितना एनिमेशन और 3D हमने देखा आई थिंक उसी से समझ लग जाता है। ठीक है, यस एवरीबॉडी, अरे भाई डन 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 कर लो, डन 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 डन, हटा दूं फिर अगर हो गया है तो, अगर हो गया है तो बेटा अगली स्लाइड कर दूं एवरीवन, यस ठीक है। अगर इस टॉपिक में एक बच्चे ने जैसे लिखा है सही में मौत आ रही है, बेटा ऐसे टॉपिक्स में अगर मौत आएगी फिर तो ये बेटा मौत आने वाली बात है, चिंताजनक बात है बेटा। इन टॉपिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाओगे तो फिर किस में कर पाओगे, हमें थोड़ा सा बेटा वो है संदेह। ठीक है, यस। अरे 2 रिब्स डायफ्राम से अटैच है, जो बताया नहीं है अपने मन से, ये होते हैं बेटा आधे ज्ञान वाले अपने मन से। हाँ, आधी MBBS की पढ़ाई करके दवाइयां देने लग जाएंगे हैं। मैंने बताया तुम्हें कि कौन सी रिब किससे अटैच होती है, मैंने ये अभी अभी कुछ भी बताया कि कितनी पेयर होती हैं, ट्रू रिब्स क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, मैंने कुछ बताया। मैंने बताया कि डायफ्राम से रिब्स अटैच होती हैं अपने मन से बेटा। कौन से कहेंगे कहां से MBBS करके आया ये लड़का है, ये तो कह रहा है कि हमारे डायफ्राम से रिब्स अटैच होती हैं। भाई बचा लो हमें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम को जरा देखो बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम को जरा देखो। एपिग्लॉटिस का एनसीईआरटी का डायग्राम देखना इसलिए जरूरी क्योंकि लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज लैरिंग्स, दिस इज ट्रेकिया, ब्रोंकाई, सिंगुलर को बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ये तुम्हारी लंग्स को दिखाया हुआ है जहां तुम्हारी एल्वियोलाई दिखाई हुई है, ये तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है जिसके बीच में येलो कलर का प्लूरल फ्लूइड दिखाया हुआ है, और ये तुम्हारा देखो बेटा क्या दिखाया हुआ है, डायफ्राम। क्योंकि ये इस तरीके से सेक्शन किया है ना बेटा, तो रिब्स, अगर रिब्स को कोई ऐसे करके काट दे, तो अगर कोई हड्डी को तुम ऐसे काट दो तो आगे से गोल गोल दिखेगी, है ना। तो यहां देखो बेटा गोल 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 वो रिब्स के कटे हुए एंड दिख रहे हैं, कट एंड ऑफ द रिब्स, राइट, यस। अब आगे देखो बेटा, एनसीईआरटी की जरा रीडिंग करो। ये बेटा मुझे एक बारी बताना, कल जो हमने रीड किया ना उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, कल जो हमने बेटा रीड किया उसके आगे का कंटिन्यूएशन है, जिसमें कि इसके पहली वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज योर पैराइटल प्लूरा, दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद योर थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेंबर, whereas inner pleural membrane is in contact with the lung surface। जो अंदर की तरफ है ऑब्वियसली वो लंग्स के कांटेक्ट में, जो बाहर की तरफ है बेटा वो किसके कांटेक्ट में है, वो थोरैसिक चेंबर के कांटेक्ट में है। 270 या फिर 270 या फिर क्या 185। ठीक है, the part starting with the external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas alveoli and their duct, देखो दिया हुआ है alveoli and their duct, यानी कि alveolar duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system, right? Conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it from the foreign particles, humidifies। ह्यूमिडिफाई का मतलब बेटा अगर कोई भी ह्यूमिडिफिकेशन मतलब मॉइस्चर ऐड कर देना, तो कोई भी ये पॉइंट शायद हमने लिखा नहीं था, आप ऐड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। कि बाहर से जब भी कोई हवा आती है, एक तो बेटा उसमें से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आती है, उसको क्लियर करती है और उसको ह्यूमिडिफाई करती है। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चर उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन भी इसका काम है। एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। आगे क्या दिया हुआ देखो, लंग इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली इन एयर टाइट चेंबर। एक एयर टाइट चेंबर होता है तुम्हारा थोरैसिक चेंबर। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। ये जो पूरा thoracic chamber बना वो रिब केज और डायफ्राम के मिलने से बना है। और रिब केज किसके मिलने से बना है देखो, dorsally vertebral column, ventrally sternum, laterally ribs and lower side by dome shaped diaphragm। जो ऐसा शेप बनाया हुआ है इसे डोम शेप बोलते हैं। ठीक है,
The anatomical setup of the lungs in thorax is in such a way that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity, and such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter pulmonary volume. इसे बेटा स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बोला हमने जो थोरैसिक चेंबर बनाया वो बनाया ही ऐसे है, जो हमारी आउटर प्लूरा थी वो किसके कांटेक्ट में थी, हमारे रिब केज के कांटेक्ट में है या फिर थोरैसिक केज के कांटेक्ट में है। अगर मेरा थोरैसिक केज बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा तो मेरा लंग्स का मेम्ब्रेन भी बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी मेरे लंग्स भी बाहर की तरफ मूव करेगी। तो सेटअप कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि अगर मेरे थोरैसिक केज में या थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है तो वो डायरेक्टली चेंज मेरे लंग्स में भी दिखेगा। और ये जरूरी है क्योंकि बेटा मेरे को अगर इनहेल करना है या एक्सहेल करना है या ब्रीथ करना है तो मेरे को इसी पूरे सेटअप की जरूरत है, जो आगे आप अभी समझोगे कि ऐसा क्यों होता है मैम, कि लंग्स के जो ये रिब्स और स्टर्नम जो मैंने आपको बताया, अगर ये बाहर मूव करते हैं तो क्योंकि लंग्स की मेम्ब्रेन भी तो इन्हीं से अटैच है, पैराइटल प्लूरा, तो ये भी, और पूरी लंग्स फिर एक्सपैंड करती है। ऑफ कोर्स प्रेशर में कुछ चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, कब लंग्स बाहर कब लंग्स अंदर, ये सारा कुछ बेटा मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। यस, पहले मेरे को ये बताओ, हाँ, अरे डॉक्टर प्रशांत नैन बेटा ध्यान से नहीं सुनते हो क्लास में, कह रहे हैं मैम रिब्स कैसे एक्सपैंड करेगी, वो तो बोनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हो बेटा, कहाँ है मन तुम्हारा, चैटिंग में है बेटा, क्या बताया था, उसके बीच में मसल्स होती हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगी वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अभी पढ़ाऊंगी। रिब्स बाहर जाती हैं क्योंकि उनके बीच में मसल्स हैं जो उनको पुल या पुश करते हैं, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डन। तो बेटा एक बार मेरे को थम्स अप दे दो, फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। यस, अगर आपको बेटा यहां तक समझ आ गया तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करें। यस एवरीबॉडी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये चैप्टर इटसेल्फ 2-3 क्वेश्चंस का है, चैप्टर छोटा है तो ऑफकोर्स हर एक पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है, और सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक भी टॉपिक को नहीं समझते हैं तो उसका अगला टॉपिक आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। चलो अब मैं क्या करती हूँ, चैट्स ऑफ कर दे रही हूँ ताकि बेटा फालतू की बकवास ना हो कमेंट्स में। डन हो गया है, ज्यादातर लोगों ने डन दे दिया है। अब मैं बेटा ब्रीदिंग आपको समझाऊंगी। पहले एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी ने देखो योगा जो लोग करते हैं ना उनको पता होगा, और नहीं भी करते हैं तो आप बेटा प्रैक्टिकली करके देख सकते हो यार कि आप कितनी तरीके की ब्रीदिंग कर सकते हो। देखो मेरे को ध्यान से देखो, खुद करो वो चीज। एक तो जो तुम कर रहे हो, पढ़ रहे हो और कर रहे हो बेटा ब्रीदिंग, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम कर भी रहे हो ब्रीदिंग, जो तुम्हें फील भी नहीं होता, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। मैं बोल रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं ब्रीथ करती जा रही हूं, जो तुम उतना तुम एफर्ट्स नहीं लगाते, एफर्टलेसली करते हो, जिससे नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं। नॉर्मल इनहेल करना, नॉर्मल एक्सहेल करना, जो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। एक होता है जब हम योगा वगैरह करते हैं तो हम बिना कॉन्शियसली ब्रीद और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, है ना, जैसे फोर्सफुल ब्रीद करते हैं ऐसे वाला, दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल इनहेलेशन। एक होता है फोर्सफुली एयर को बाहर भेजा, ये मैंने एक्स्ट्रा एयर बाहर भेजी। अब मैं हर दूसरे मिनट बेटा ऐसे तो सांस नहीं ले रही हूं ना, ऐसा तो नहीं ले रही हूं, इससे कहते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। बट देखो फोर्सफुल को समझने के लिए पहले तुम्हें नॉर्मल ब्रीदिंग को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने पहले नॉर्मल ब्रीदिंग को एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। जो तुम नॉर्मल कर रहे हो तुम्हें फील नहीं हो रहा, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने से पहले मैं आपको पहले तो वो मसल्स बताऊंगी जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम्हें सबसे पहले पता होने चाहिए, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व्ड होते हैं। एक सेकंड रुको तो, हाँ ये डायग्राम में लेके आई हूं ना, हाँ। तो सबसे पहले ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले बेटा क्या समझना पड़ेगा, मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। सारे मसल्स नहीं बता रही हूं, लेकिन सबसे पहले मैं वो मसल्स बता रही हूं जिन मसल्स को आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, ठीक है, कौन कौन से मसल्स है, एक तो मैं बता ही चुकी हूं, डायाफ्राम फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, पर ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, आप सिर्फ याद रख सकते हो डायाफ्राम के मसल्स। डायाफ्राम के मसल्स 85% मेजर रोल वही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बेटा, तो मैं यहां पे ना डायग्राम के थ्रू ही आपको समझा दे रही हूं। जैसे आपने अभी भी डायग्राम बनाया था,
आपने अभी अभी डायग्राम बनाया था किसका, स्टर्नम और रिब्स का बनाया था और डायफ्राम का बनाया था। तो मेन तो यही मसल्स हैं, इसलिए मैं सबसे पहले यही मसल्स आपको बताऊंगी। कुछ ज्यादा ही बेटा बड़ा स्टर्नम बन रहा था। हाँ, ये हो गई तुम्हारी स्टर्नम। ठीक, ये हमने बेटा क्या बनाए थे, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम बनाया था, वर्टिब्रल कॉलम बनाया था। और हमने इस तरीके से बेटा, इस तरीके से हमने रिब्स बनाए हुए थे, राइट। इस तरीके से हमने रिब्स बनाए हुए थे। अभी जो ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग की बेटा कोई तुमसे ड्राइंग पूछेगा क्या, नहीं। फिर मैम ड्राइंग कर क्यों रहे हैं, ड्राइंग करके हमें बेटा एक तो आनंद मिलेगा, आपको तो मिलता ही है ना, पेंटिंग करने को जो मिल जाता है। बचपन में ड्राइंग की क्लासेस बड़ा मजा आता था, ड्राइंग की क्लास है क्योंकि टाइम पास होगा ऐसा लगता था, सीखने के लिए थोड़ी जाते थे, इंजॉयमेंट होती थी, टाइम पास करेंगे। कुछ सीख लिया होता बेटा तो अच्छा और करते ड्राइंग में, है ना। बट एनीवे बेटा, लेट्स नॉट रिग्रेट व्हाट इज इन पास्ट, लेट्स डू बेटर व्हाट इज इन फ्यूचर। ठीक है, अभी देखो बेटा ज्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए, एक मसल्स तो बेटा आपको क्लियर कट नजर आती है, जो ये वाली मसल्स होती हैं। इसको स्टर्नम को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अरे भाई, ठीक है। तो एक तो बेटा ये डायाफ्राम, एक तो ये डायाफ्राम है। स्टर्नम को थोड़ा छोटा कर देती हूं ताकि उसको स्पेस मिले। तो ये स्टर्नम को मैंने छोटा कर दिया। कुछ मसल्स होती है जो रिब्स के बीच बीच में होती है, कुछ मसल्स होती है जो रिब के बीच बीच में होती है। इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर सा डायग्राम लेके आई हूं। तो फिलहाल तो मुझे बेटा ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड तो 2D है ना, बोर्ड तो हमारा 3D है नहीं। तो पर मेरे पास 3D एक डायग्राम है जिससे मैं तुम्हें ये बेटर और एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एक तो मैंने बेटा ग्रीन कलर के मसल्स बनाए, एक तो मैंने ग्रीन कलर के मसल्स बनाए, और एक मैं तुम्हें दिखा रही हूं कौन से, पिंक कलर के मसल्स। ठीक है, अब मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इसमें देखो मैं चाहूं तो तुम्हें सिर्फ नाम लिखवा सकती हूँ बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल। पर जब आप चीजों को समझते हैं ना बेटा तो और फील आती है। मेरे को अच्छा लगता है कि अगर तुम को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लर्न ही करना है, कुछ चीजें तो तुम्हें लर्न करनी है, पर फील तो तभी आएगी बेटा जब तुम बढ़िया तरीके से उसे समझो कि अंदर किस तरीके से वो प्रेजेंट होती है। तो बेटा देखो, एक तो मसल जिसका 85% रोल होगा तुम्हारी ब्रीदिंग में, दैट इज योर डायाफ्राम। ठीक है, मेनली। और दूसरी मसल्स होती है जिसे तुम बोलते हो इंटरकोस्टल मसल्स। तो मैं अगर मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग लिखना चाहूं तो एक तो मैं लिख रही हूं बेटा क्या, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज योर डायाफ्राम, दैट इज योर डायाफ्राम। ठीक, और एक मैं लिख रही हूं जिसे शॉर्ट में लिखते हैं ICM। ICM का मतलब है बेटा I से इंटर, C से कोस्टल और M से मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स होती कहां है, रिब्स के बीच में। देखो रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं इट इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। और ये दो टाइप की होती है बेटा, एक मैं लिख सकती हूं इस तरीके से IICM और एक मैं लिख सकती हूं EICM। ये शॉर्ट फॉर्म है जो आगे हम यूज करेंगे। बस सिंपल सी बात है, ICM का मतलब तो इंटरकोस्टल मसल्स, ICM का मतलब तो इंटरकोस्टल मसल्स, बस यहां पे एक I ऐड हो गया है, इसका मतलब है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और E का मतलब हो गया बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, पहले तो आप इसे बनाओ, फिर मैं आपको अभी कंसेप्ट समझा रही हूं। दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। चाहे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो, चाहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट कहां होती है, रिब्स के बीच में। जो बच्चा पूछ रहा था ना बेटा, दोनों साइड में है, दोनों साइड में। जो बच्चा अभी पूछ रहा था ना कि मैम रिब तो बोन की है, वो बाहर अंदर कैसे जा रही है, तो ये बेटा इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से, क्योंकि ये मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करके इसे बाहर लेके जाएंगे या अंदर लेके आएंगे, बाहर लेके जाएंगे या अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, पहले तो बेटा तुम ये बनाओ, फिर मैं तुम्हें अभी समझाती हूं। अब डायग्राम में जब मैं ऐसे लेबल करती हूं ना तो बच्चों को लगता है अच्छा
इसका मतलब मैम ने जो बाहर की तरफ बनाया है वो EICM हो गया, और जो अंदर की तरफ मैम ने बनाया है वो IICM हो गया, है ना। अंदर की तरफ IICM, बाहर की तरफ EICM। देखो एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो नीट लेवल में तो देखो सिर्फ नाम पता होना तुम्हारे लिए काफी है, नीट लेवल के लिए नाम पता होना तुम्हारे लिए काफी है। बट एक डायग्राम है जिससे तुम बेटा दो सेकंड में समझ जाओगे, तो वो डायग्राम देखने में क्या बुराई है, ठीक है। एक्चुअली में पता है क्या होता है बेटा, जैसे प्याज को इमेजिन करो। सबसे पहले प्याज का बाहर का छिलका निकालते हो, फिर उसके अंदर का प्याज निकालते हो, फिर और प्याज की लेयर बाय लेयर, प्याज से समझ सकते हो। तो प्याज की सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, फिर उसके अंदर वाली लेयर। वैसे ही बेटा एक्चुअल में ना देखो, एक्चुअल में इमेजिन करना ये एक रिब है और ये दूसरी रिब है। तो सबसे बाहर की तरफ जो दोनों के बीच में बेटा पूरी ग्रीन बाहर की तरफ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उस मसल की बेटा लेयर को हटा दूं तो उसके अंदर होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसा नहीं है कि रिब्स की बाहर की तरफ एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इंटरनल। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये तो डायग्राम में दिखाने के लिए बताना पड़ता है, ये तो डायग्राम में दिखाने के लिए बना, पर कोई तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में बेटा। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। तो मैंने सबसे रिब्स के बीच में सबसे आउटर मुझे जो विजिबल दिख रहा है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उसको लेयर को हटाया तो उसी के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एक मैं तुम्हें अभी दिखाती हूं एक डायग्राम, उससे समझ में आएगा। क्या बेटा तुम्हें वैसे समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपने शब्दों से? यस एवरीबॉडी? हाँ, जस्ट लाइक स्किन, बिल्कुल स्किन की तरह, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? थोड़ी अपनी इस दिमाग की शक्तियों को बेटा यूज किया जाए। यस गिरीश, यार पानी भिजवा दो ना प्लीज। यस, और बेटा देखो इसके अलावा बहुत गर्म पानी, इसके अलावा बेटा बहुत सारी मसल्स है जिसका रोल होता है, बट आपके लिए जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। मजा आ रहा है बेटा? समझ पा रहे हो? व्हेन यू फील द टॉपिक यू स्टार्ट एंजॉइंग मोर, एंड व्हेन यू डू नॉट फील यू हैव टू बेटा ट्राई टू फील इट। कोशिश करते रहो, धीरे धीरे आता जाएगा बेटा समझ, धीरे धीरे और समझ आता जाएगा, ठीक है। मैं एक बार ना आपको ये भी दिखाती हूं, ये वाला डायग्राम एक बार देखना बेटा, ये डायग्राम देखना। मैं बेटा ढूंढ के लेके आई हूं कि कहां से तुम्हें समझा पाऊं। एक बार देखो बेटा। वैसे यहां पे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल भी दिया हुआ है, बट आपकी एनसीईआरटी में इनर मोस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल है। अगर आप देखो ये तुम्हारी स्टर्नम है और ये तुम्हारी रिब्स है, ये तुम्हारी रिब्स है, और रिब्स के बीच में ये लाल लाल रंग के जो बनाए हुए हैं वो है तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स। तो इन्होंने इसको जूम करके बनाया, तो इन्होंने जब जूम करके देखा तो ये तुम्हारी रिब्स थी, अब इसको जरा देखो बेटा, सबसे बाहर वाली जो लेयर तुम्हें दिख रही है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके अंदर वाली जो लेयर दिख रही है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हमारे में बेटा इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें कोई काम नहीं है। तुम समझ पा रहे हो? देखो सबसे बाहर की तरफ, फिर उसके अंदर वाली लेयर है इंटरनल। राइट एवरीबॉडी, है ना? ठीक है, तो इसको अगर आपने नोट कर लिया हो मेरी जनता ने, एक होमवर्क भी आज देके जाऊंगी मैं, ठीक है। वेरी गुड पलक, वेरी गुड मुस्कान, जीनत, पल्लवी, हर्ष, वर्तिका। ऐसा लग रहा है मैम अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं। देखो फील तो बेटा देखो जेन्युइनली मजा, किसी भी चीज में ना मजा जब आता है ना बेटा तो हमें वो चीज अच्छी लगती है। मूवी क्यों इतना अच्छा लगता है? बड़ा मजा आता है, गाने बज रहे हैं, कभी कुछ, तुम्हारी फेवरेट सॉन्ग्स आते हैं, तुम्हारे फेवरेट हीरो है ना, तो यू लाइक इट, है ना। यू लाइक द पिक्चराइजेशन, यू लाइक द व्यू एंड एवरीथिंग। कहीं घूमने जाते हो तो मजा आता है, बड़ी खुशी होती है, हम घूम ही जा रहे हैं, है ना। यू लाइक द व्यू, वो आइडिया से तुम्हें। वैसे ही बेटा पढ़ाई अगर सजा बने ना, जबरदस्ती करना पड़े तो यू विल नॉट एंजॉय इट, और फिर बेटा वो जबरदस्ती लगता है मजबूरी में। अंदर ना बेटा आई कैन अंडरस्टैंड प्रेशर होता है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वो प्रेशर है, आई कैन टोटली फील यू। बट बेटा अपने मन को समझाओ कि यार मेहनत करेंगे तभी तो आगे कुछ मिलेगा ना बेटा, ठीक है। तो मेहनत करने को ना मैंने अपने जीवन में भी बेटा मैंने कॉन्शियसली बहुत सारी ना बेटा हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश की है, ये सोच के कि दीज हैबिट्स आर गुड, तो कॉन्शियसली करना होता है। तो अगर जो चीज अच्छी भी नहीं लगती है ना, तो अपने मन को कॉन्शियसली ऐसे बोला करो कि ये अच्छा है यार हमारे लिए, ये करूंगा तो अच्छा है। तो जब तुम कॉन्शियसली कुछ चीजों को अपनी हैबिट्स में लेके आते हो ना बेटा, वो आपको हमेशा अच्छी रिजल्ट देती है, ठीक है।
यस, ठीक है, यस एवरीबॉडी। मैंने ना अभी अपने लक्ष्य वाले बच्चों को एक चीज बोला था, तुम भी करोगे तो शायद तुम्हें हेल्प मिलेगा। मैं अपने डे में ना बेटा ऐसे शेड्यूल बनाती हूँ, तो उनके वहां पे मैंने बताया था, तो वो तुम्हें भी मैं बता देती हूँ कि अगर तुम नहीं करते हो तो मेरी बात एक बार सुन के ट्राई करके देख सकते हो कि तुम ना शेड्यूल बनाओ। मतलब ऐसे नहीं, जैसे मैंने क्या करती हूँ अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लिया मैंने कि मैं सुबह उठूंगी तो फिर मैं चाय पीऊंगी, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी, फिर मेरे को फ्रूट खाना है, फिर मेरे को जो जो काम होते हैं ना मैं उसको लिख लेती हूँ कि यार मेरे से कोई काम छूट ना जाए, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं है हर एक कुछ लिख लिया। तो तुम भी अपने दिन को ना ऐसे डिवाइड कर दो, एक टास्क बना लो। होता क्या है ना बेटा, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी शायद होए, जब हम किसी चीज को लिखते हैं, जब हम डेली टारगेट्स बनाते हैं तो वो इजी होता है फॉलो करने के लिए। और मैंने फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें ये बताया था, अगर मैं अपने दिन को ना पूरा प्लान कर लूं तो मेरे लिए वो चीजों को फॉलो करना काफी आसान हो जाता है। और अगर मैं ना बनाऊं तो फिर मेरे से हो सकता है कुछ चीजें जो मुझे करनी हो ना वो छूट जाती हैं। तो यू कैन ट्राई दिस बेटा, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट, एंड टू डू लिस्ट में बेटा तुम वो छोटी छोटी चीजें लिखो जो तुम्हें करनी ही करनी है, एंड यू विल फील सो हैप्पी जब तुम टिक लगाओगे ना बेटा। उसमें मेरे को बड़ा मजा आता था जब मैं टिक लगाती हूँ ना कि हाँ आज मैंने प्लांट्स को पानी दे दिया है, आज मैंने वर्कआउट कर लिया, आज मैंने फ्रूट भी खा लिया है, तो बड़ी खुशी होती थी कि मैंने ये चीजें लिखी और मैंने इसको फॉलो भी किया। ठीक है, चलो चलो अब बेटा देखो क्या बोला हमने। मैंने दो मेजर मसल्स की बात करी, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ICM। ICM दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। दो तरीके की होती है, एक IICM यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्चुअल में इसके मदद से कैसी होती है। मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है। यस यस, देखो मैम मेरा हर दिन का रूटीन बन गया, वेरी गुड। देखो अभी हम बेटे क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल में समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मसल्स पढ़ लिए, अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा जिस बेसिस पर हम सांस इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं व्हाट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, आप मेरे साथ में लिखना चालू करिए बेटा। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग? तो प्रिंसिपल है एयर ऑलवेज मूव्स, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर, high partial pressure to low partial pressure। ये एक बेसिक फंडा है जो तुम्हें याद रखना है, और इसी फंडे से बेटा सारे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, एयर जो होता है हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वैसे तो तुम मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री जानते होगे। किसी भी पर्टिकुलर गैस का ऑन ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है ना। एक गैस का क्या प्रेशर है इन द सराउंडिंग, जो भी उसके आसपास गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। उस गैस का वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। बेसिकली तुम ये याद रख सकते हो, अगर मुझे ऑक्सीजन को A से B डायरेक्शन में मूव करना है तो वो A से B तभी आएगा जब यहां पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा, और यहां उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, तो वो इजीली मूव करके आ जाएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? अगर एयर को मुझे A से B में मूव कराना है, किसी भी गैस को मुझे A से B में मूव कराना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा डेफिनेटली वो A से B तभी आएगा जब यहां पे उसका प्रेशर ज्यादा है, यहां पे उसका प्रेशर कम है, तो वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में मूव करवाना है। तो अगर मेरे को ये बेसिक सी चीज पता चलती है तो मैम मेरे को एक और चीज पता चल सकती है कि यार अगर मेरे को इनहेल करने का है तो इनहेल करते वक्त में बाहर से एयर अंदर तभी आ रही है जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तभी तो एयर इज कमिंग इनसाइड। अगर मुझे एक्सहेल करने का है तो एयर अंदर से बाहर तभी जा पा रही है जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का कम।
यस और नो? अगर मैं बोलूं इनहेल करना है, मैंने बोला एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी। इनहेल कर रहे हैं तो तुम्हें ये तो पता नहीं इनहेल में हवा जहां कहां रही है, बाहर से अंदर आ रही है, तो डेफिनेटली ये वाला प्रिंसिपल उसमें काम कर रहा होगा कि यार बाहर का प्रेशर ज्यादा रहा होगा मैम इनहेल करते वक्त, अंदर का प्रेशर कम रहा होगा। और एग्जैक्टली अपोजिट एक्सहेल करते वक्त। यस और नो? यस और नो? चलो मैं चैट्स ऑन करती हूं ताकि तुम मुझे थोड़ा वो कर पाओ, राइट? ये फंडा समझ आ रहा है? ये फंडा समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, एक चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mmHg वो है फिक्स, उस प्रेशर को अपन चेंज नहीं कर सकते, उस प्रेशर को अपन चेंज नहीं कर सकते, वो प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है। तुमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में? बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये पढ़ा होगा तुमने, राइट? मैं ये बोल रही हूं यार, एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो अपन चेंज नहीं कर सकते। बेटा डाउट में मत आना कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम कतई केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम बायो पढ़ रहे हैं अपना, लेकिन यहां पे इसकी जरूरत है। यार ये तो फिक्स है, इसको मैं चेंज कतई नहीं कर सकती। अगर मैं यार इसको चेंज नहीं कर सकती, फिर हवा को अंदर या बाहर में कैसे मूव कराऊं, अंदर या बाहर कैसे मूव कराऊं? चलो बॉयल्स लॉ अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूं, जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता देती हूं। केमिस्ट्री में एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ, जिसमें बेटा कहा जाता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसने नहीं पढ़ा है, प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? ठीक है, यस? अब मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले मैं ये हर साल करती हूं, मैं नॉर्मल इनहेलेशन समझाती हूं, नॉर्मल एक्सहेलेशन होमवर्क देती हूं, क्योंकि वो बिल्कुल मक्खन जैसा इजी है। जिसको नॉर्मल इनहेलेशन समझ आ जाएगा वो नॉर्मल एक्सहेलेशन कर जाएगा अपने आप। और बेटा ये मैं हमेशा ही होमवर्क देती हूं, और ये आपके लिए भी होमवर्क होगा। तो आपके लिए अभी नॉर्मल इनहेलेशन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझ लगा तो वो भी नहीं समझ लगेगा, और वो आप खुद ही करोगे। मैं अगले दिन बस आपको वो पीपीटी दे दूंगी जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया है। दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है? तो मैं शुरू करूं बेटा। एनसीईआरटी ने वैसे नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन मेंशन किया है, फोर्सफुल वाला थोड़ा सा ना मसल्स को मेंशन किया, तो एक फोर्सफुल मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? यस, ठीक है? पी का मतलब है प्रेशर भैया, वी का मतलब है वॉल्यूम, ओएमजी, पी का मतलब प्रेशर जो तुम पे काफी है, ठीक है? यस, यस। अभी देखो, मैं सबसे पहले, और हम ना इसे फ्लो चार्ट करेंगे, हम हमेशा फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही मस्त समझ में आता है। और मैं आप ही से पूछ पूछ के इसके आंसर्स लिखूंगी, मैं आपको हिंट दूंगी और आप मुझे बेटा बताएंगे आंसर्स, ठीक है? मैं बात कर रही हूं नॉर्मल इनहेलेशन। अगर मैं नॉर्मल बोल रही हूं तो क्या मैं कोई फोर्स लगा रही हूं बेटा? पहले आप मुझे एक एक करके आंसर देते जाइए। अगर मैं नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रही हूं, इनहेलेशन का क्या मतलब है? सांस अंदर लेना। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बेटा क्वेश्चन मेरे को पूछना भी नहीं चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही चल रहा है। नॉर्मल इनहेलेशन का मतलब क्या है? कि इनहेल का मतलब क्या है? इनहेल कर रही हूं। नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल का मतलब क्या है कि क्या मैं बेटा फोर्स लगा रही हूं? क्या मैं ऐसे सांस ले रही हूं? नहीं ना, मैं नॉर्मल सांस ले रही हूं, जैसे नॉर्मल पता भी नहीं चल रहा है, उस टाइप का सांस है ना। और इनहेलेशन मतलब एयर अंदर आ रही है। अब मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को सांस लेने का है तो मेरे को क्या करने का है? अगर मेरे को सांस इनहेल करने का है तो मेरे को एक चीज पता है कि एयर जो है वो पी आउटसाइड से पी इनसाइड, मतलब एयर अंदर से बाहर मूव करनी चाहिए। बेसिकली बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एरो का मतलब है ज्यादा, हाई। मैं एक एक बार तो लिख दे रही हूं ताकि अगली बार तुम्हें समझ में आ जाए। और अंदर का प्रेशर लो होना चाहिए। क्या मेरे को बताओ, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बेटा यही चीज होनी चाहिए कि नहीं? पी आउटसाइड से पी इनसाइड जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब आउटर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी मैं नॉर्मल इनहेल कर पाऊंगी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? राइट, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा। अरे बेटा जिस तरीके से पेज कर रहे हो ना कर जो, हाफ पेज है कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेना नेक्स्ट पेज में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नॉर्मल लिखते जाओ। अब मैंने आपसे एक चीज कह दी है कि मैं बाहर का प्रेशर तो यार चेंज नहीं कर सकती, बाहर का प्रेशर तो यार फिक्स है, बाहर का प्रेशर तो फिक्स है भैया, बाहर के प्रेशर में तो मैं कुछ नहीं कर सकती चेंज, बाहर का प्रेशर तो मैम फिक्स है।
तो यार फिर मैम एयर कैसे अंदर आएगी अगर बाहर का प्रेशर मेरे को ज्यादा करना है? तो बाहर का प्रेशर ज्यादा करना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, उससे थोड़ा कम प्रेशर अंदर का करवा देना है। ठीक है, तो मेरे को अपना जो थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैसिक चेंबर है, जो तुम्हारे रिब्स और स्टर्नम से मिलके बना है, जो वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम और डायफ्राम से मिलके बना है, वो पूरे चेंबर के मेरे को प्रेशर को कम करने का है। राइट, यस। अब प्रेशर को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। पी का मतलब प्रेशर बता चुकी हूं बेटा, फालतू की बकवास करोगे ना यहीं से चपेट लगाऊंगी। मेडिकल पढ़ने के लिए आए, पी और वी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट इज पी क्या बेटा? पीछे लिखा है ना, तुम थोड़ा सा फोकस करके कैसे डॉक्टर बनोगे? ऐसे 1% फोकस नहीं है ऐसे बच्चों का। हाँ, तो बेटा मैं क्या बोल रही हूं कि मैं प्रेशर को इनडायरेक्टली चेंज कर सकती हूँ। बॉयल्स लॉ मैंने अभी भी पढ़ा था बेटा, पढ़ा था मतलब बताया था आपको। यार मैं प्रेशर को अंदर के मेरे को लो करना है, कम करना है। आई कैन डू व्हाट? आई हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। If I increase the volume, automatically my pressure inside will decrease. Yes or no? Yes or no? Yes or no? I can decrease the pressure inside. अगर मैं वॉल्यूम को अंदर इंक्रीज कर दूं, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। राइट, राइट एवरीबॉडी, राइट, ठीक है ना? अब देखो बेटा, मेरे को यानी कि अल्टीमेटली नॉर्मल इनहेल करने के लिए तो मैं फ्लो चार्ट को इस तरीके से लिख रही हूं कि ये एक पॉइंट हुआ, फिर अगला पॉइंट, यानी कि मुझे जो भी चीजें करनी है अल्टीमेटली मेरे को क्यों करनी है? बिकॉज आई वॉन्ट टू डिक्रीज द, यहां से लिखना चालू करती हूं, मुझे अल्टीमेटली जो भी चीजें करनी है, मुझे अल्टीमेटली डिक्रीज द प्रेशर ऑफ थोरैसिक चेंबर। यहां तक बेटा कोई दुखदायक समस्या? मेरे को डिक्रीज द प्रेशर नहीं, अरे यार सॉरी बेटा, थोड़ा काट के लिखना पड़ेगा। इंक्रीज द वॉल्यूम, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रेशर तो चेंज नहीं कर रही थी, मेरे को थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अगर मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया तो ऑटोमेटिकली अंदर का प्रेशर डिक्लाइन कर जाएगा। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत कि मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि मैं जब वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। राइट, अब मेरे को ये देखना है कि मेरी बॉडी के अंदर ये ही चीज को कर कौन रहा है, इस चीज को कर कौन रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली जब ये चीज हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली प्रेशर बेटा अपने आप कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एयर अंदर आ जाएगी। राइट, इस वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बेटा अब हमें उपाय ढूंढने हैं। उपाय ढूंढने नहीं है, उपाय हैं। तो इस वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बेटा हमारे पास दो चीजें हैं। नंबर 1 डायाफ्राम। अब ये मसल्स बेटा आपको याद रखनी है। नंबर 1 हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा? हम यूज कर रहे हैं डायाफ्राम, जो मेनली हमेशा ही यूज होता है बेटा, डायाफ्राम मसल। और नंबर 2 बेटा हम यूज करें जिन मसल्स को, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। EICM का मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यस। अब बेटा समझते जाओ और फील करो। एनिमेशन तो है मेरे पास, पर समझते जाओ और फील करो, खुद थोड़ा 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 फील करने की कोशिश करो। अगर बेटा डायाफ्राम मेरा ऐसा है, पहले डायाफ्राम की बात बताती हूं मैं। चल पहले रिब्स जो सबसे ज्यादा फील कर पाते हो वो है रिब्स और स्टर्नम। मैंने बोला कि तुम्हें अगर इनहेल करना है नॉर्मली तो तुम किसका यूज कर रहे हो? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। कहां पे प्रेजेंट होगी? चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, प्रेजेंट कहां होगी? बिटवीन द रिब्स। बिटवीन द रिब्स। और रिब्स किससे अटैच है? तुम्हारे स्टर्नम से भी अटैच है और वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है। अब मेरी बात समझना, तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब तुम सांस लो, मैंने तो बता दिया ना कि इन मसल्स को यूज कर रहे हो इनहेल करने के लिए। तुम खुद इमेजिन करके देखो, अगर ये मसल्स को यूज कर रहे हो और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारी रिब्स और स्टर्नम किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? जब तुम सांस लेते हो तो तुम जो नॉर्मली भी सांस लेते हो ना, तुम नॉर्मल बैठे हो ना अभी, तो भी तुम फील कर पाओगे कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ मूव करती है।
तुम खुद फील कर पाओगे। भले तुम फोर्सफुल कर नहीं रहे हो, नॉर्मली भी जब कोई बंदा सांस लेता है ना बेटा, नॉर्मल भी सांस ले रहा होता है, तो तुम उसकी मूवमेंट को अगर नोटिस करोगे तो उसकी जो चेस्ट है ना वो बाहर की तरफ और थोड़ी ऊंची, बाहर की तरफ और थोड़ी ऊंची मूव करती है, राइट? यस, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। किसी और को ऑब्जर्व करके देखो, राइट? किसी और को भी ऑब्जर्व करके देखो, राइट? समझ पा रहे हो? एक्चुअल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स जब उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी रिब्स एंड आपकी स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है, राइट? आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये केज था, रिब केज था जिसके अंदर तुम्हारी लंग्स प्रेजेंट थी, अगर तुम्हारा रिब्स ऐसे एक्सपैंड कर रहा है मसल्स की वजह से, तो तुम्हारा ऑफकोर्स अल्टीमेटली लंग्स भी बेटा मूव कर रहा है, क्योंकि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इज रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ये पढ़ा ना अभी लाइन हमने। तो अगर तुम्हारी बेटा केज ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रही है तो तुम्हारी लंग्स भी मूव कर रहे हैं, तो तुम्हें दिख रहा है पहले वॉल्यूम सिर्फ इतना था, जैसे ही तुमने इसको बाहर की तरफ मूव किया, अब अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हुआ कि नहीं? यस, वॉल्यूम ज्यादा हुआ कि नहीं? जैसे ही तुमने रिब्स को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव किया, पहले तो वॉल्यूम सिर्फ इतना था, अब तुमने इसको बाहर की तरफ मूव कर दिया, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज। हमारा पर्पस क्या था? वॉल्यूम को इंक्रीज करना। हमारा पर्पस क्या था? वॉल्यूम को इंक्रीज करना, राइट? पूरे चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और चेंबर की वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स की वॉल्यूम। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, राइट? अभी मैं यहां पे लिखती हूं बेटा, देखो मैं लिखती हूं, इसको तुम क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। इसको तुम क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? यस, वेरी गुड। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम moves outward and upward, ठीक है? अब मैं कह सकती हूं वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेटा अगर मैं आपसे पूछूं ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्या ये डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या एंटीरियो पोस्टीरियर? क्या वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज हुआ या वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल इंक्रीज हुआ? क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे? यस, अगर मैं बोलूं रिब्स एंड स्टर्नम की बाहर मूवमेंट से और अपवर्ड मूवमेंट से वॉल्यूम इंक्रीज हुई, क्या ये डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है या ये एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? ये क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी बताइए। यस, यस एवरीबॉडी। अरे बोथ कैसे? नहीं, अरे यार बेटा नहीं, बोथ नहीं बोलना है, नहीं ओए, सिर्फ इतना सा अपवर्ड से बेटा तुम एंटीरियो पोस्टीरियर थोड़ी बोल दोगे। एंटीरियो पोस्टीरियर डायफ्राम की वजह से होता है। डायफ्राम जब ऐसे मूव करता है ना नीचे की तरफ, तो वो एंटीरियो पोस्टीरियर होता है। रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड ज्यादा मूव करते हैं, अपवर्ड तो थोड़ा ही मूव करते हैं। तो ये इतना अपवर्ड थोड़ी हो गया कि एंटीरियो पोस्टीरियर हो जाए, ठीक है? तो अब सिर्फ डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है? डायफ्राम जो होता है जब वो मूव करता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है? ठीक है, वो ऐसे करके, ऐसा थोड़ी हुआ तुम्हारी चेस्ट बेटा बाहर आते आते इतनी ऊपर आ गई, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है? डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन, इन डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या हो गया इवेंचुअली? प्रेशर डिक्रीज। अल्टीमेटली हमारा टारगेट भी क्या था? प्रेशर को डिक्रीज करने का, राइट? तो एक मसल्स ने कैसे काम किया ये तो मैंने आपको समझा दिया, दूसरी मसल्स में अभी आपको समझाती हूं। पहले इसको फ्लो चार्ट को ना ग्रीन से लिखते हैं। इसमें तो आई डोंट थिंक बेटा कोई दुख दर्द समस्या है, ठीक है? अब मैं आपको डायफ्राम का समझाती हूं, ठीक है? अब मैं आपको डायफ्राम का समझाती हूं।
डायाफ्राम का एक्चुअल शेप कैसा था? ये तुम्हारी जैसे इस साइड पे तुम्हारी बेटा लंग्स प्रेजेंट थी और रिब केज था, सब कुछ था, ठीक है। तुम्हारी डायाफ्राम कैसी थी? पहले थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा लंग्स, हाँ। तो तुम्हारा डायाफ्राम पहले ऐसे था, डोम शेप। ये कैसा था बेटा? डायाफ्राम तुम्हारा डोम शेप। अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। जब तुम्हें इनहेल करना पड़ता है और जब तुम डायाफ्राम को क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे तुमने इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम डायाफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो इसका बेटा शेप क्या हो जाता है? देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये देखो मैं एरो दिखा रही हूं, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायाफ्राम का जो डोम शेप होता है ना बेटा, डोम से ये फ्लैट बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस तरीके का दिखता है। देखो ये रिब्स एंड स्टर्नम। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कैसा बन जाता है? फ्लैट। फ्लैट। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है बेटा बात? तुम फील भी कर सकते हो जब तुम सांस लेते हो ना बेटा, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम डोम शेप हो जाती है, जब तुम सांस लेते हो तो डायफ्राम फ्लैट हो जाती है। सांस छोड़ते हो तो डोम शेप, सांस लेते हो तो फ्लैट, सांस छोड़ते हो तो डोम शेप। तो जब तुम्हें इनहेल करना है तो डायफ्राम डोम से क्या हो जाती है? फ्लैट। डोम से क्या हो जाती है? फ्लैट। समझ आ रही है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम। बेटा क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुई? क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुई? और क्या तुम्हें दिख रहा है कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुई? कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुई? वॉल्यूम इंक्रीज्ड एंटीरियो पोस्टीरियरली, कह सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज्ड एंटीरियो पोस्टीरियरली, प्रेशर डिक्रीज। अल्टीमेट गोल क्या था? दोनों से करवाना, प्रेशर को डिक्रीज करवाना, राइट? अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल प्रेशर को डिक्रीज करवाना था या नहीं बच्चा पार्टी? क्या हमारा अल्टीमेट इन दोनों चीजों से प्रेशर डिक्रीज कर गया? क्या अल्टीमेटली दोनों चीजों से प्रेशर डिक्रीज कर गया? अब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या एयर अपने आप अंदर आ जाएगा? यस, यस। और एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है बेटा एक्सेलेशन। एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाती हूं। तो जब तुमने बेटा इनहेल करने के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब स्टर्नम बेटा बाहर की तरफ गई, आउटवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। कौन से डायरेक्शन में? डॉर्सो वेंट्रल। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। और डायफ्राम पहले डोम शेप था, ब्रीथ इन करना था, नॉर्मल इनहेल करना था, डायफ्राम डोम से बन गया फ्लैट। पूरे थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो अगले बेटा एरो में लिखो, अगले एरो में लिखो, दोनों में एयर कम्स इन। अगले में दोनों एरो में लिखो, यहां पे और यहां पे एयर कम्स इन। जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल था, जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल था, एयर इनसाइड, एयर कम्स इनसाइड। जो तुम्हें नॉर्मल इनहेल करना था वो तुमने कर लिया, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट, राइट, यस, राइट, है ना? अब बेटा मैं तुम्हें एक होमवर्क देके जा रही हूं, तुम ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरीके का फ्लो चार्ट बनाना, बिल्कुल इसी तरीके का फ्लो चार्ट बनाना। तुम लिखोगे नॉर्मल एक्सहेलेशन, फिर तुम यहां पे बेटा क्या लिखोगे? प्रेशर आउटसाइड तो फिक्स है, पर जब तुम्हें एक्सहेल करना है तो बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी तो एयर बाहर जाएगी। फिर तुम क्या लिखोगे? अंदर के प्रेशर को ज्यादा करने के लिए तुम्हें अंदर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? कम। तो एक्सहेल करने के लिए अंदर के वॉल्यूम को कम करना है तुम्हें, और एग्जैक्टली जिस चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया था उस चीज को रिलैक्स कर दो। डायफ्राम को रिलैक्स करोगे तो यहां पे तुम लिखोगे डायफ्राम रिलैक्स्ड। डायफ्राम रिलैक्स होगा तो डायफ्राम विल अगेन बिकम डोम शेप, वॉल्यूम डिक्रीज, एंटीरियर पोस्टीरियर, प्रेशर इंक्रीज। जैसे तुम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के लिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, तब क्या लिखोगे? रिलैक्स। जब रिलैक्स हो जाएगी तो वापस से रिब स्टर्नम अपनी पोजीशन पे आ गई, इनवर्ड, इनवर्ड आ गई तो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। एग्जैक्टली अपोजिट करना है तुम्हें, ठीक है?
एग्जैक्टली अपोजिट, जहां कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वहां रिलैक्स, जहां आउटवर्ड अपवर्ड लिखा है वहां इनवर्ड, जहां फ्लैट लिखा है वहां पे तुम्हें फ्लैट से वापस डोम शेप करना है, राइट? एक बार ट्राई करना, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले दिन बताऊंगी, ठीक है? यस यस एवरीबॉडी, एग्जैक्टली अपोजिट चीज। विल यू गाइस ट्राई? मैं एक एनिमेशन तुम्हें दिखाती हूं। अच्छा एक चीज और, शायद बेटा थर्सडे वाली जो क्लास है ना, थर्सडे वाली क्लास, क्योंकि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो मैं हो सकता है कि उस दिन आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है? बिकॉज आई वोंट बी अवेलेबल। तुम्हारे थर्सडे को क्लास है ना, तो शायद उस दिन तुम्हारी रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, ठीक है? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क जो मेरा उसी दिन है, तो मैं आप लोगों का लेकिन सेशन जरूर प्रोवाइड करूंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे पास जब भी टाइम अवेलेबल होगा मे बी रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आए, बाकी जैसा भी होगा ना आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो भी हम करेंगे नोटिफिकेशन होगी। बेटा भले ही रिकॉर्डेड हो ना, आप, मैं कोशिश करूंगी यू विल हैव द फील ऑफ लाइव लेक्चर, पर उसको देखना जरूर, उसको देखना जरूर बेटा, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड इट विल बी एज यूजफुल एज द लाइव लेक्चर्स। तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि प्लीज जरूर देखना बेटा, ठीक है? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन योर लाइफ, ठीक है? एक बारी ना मैं थोड़ा सा एनिमेशन दिखा दूं जाने से पहले। हाँ एक बारी थोड़ा एनिमेशन दिखाऊं, थोड़ा क्या बेटा, देख लो पूरा ही, या थोड़े लाइट्स ऑफ करेगा एक बारी? देखो एक बारी, देखो बेटा, इससे बढ़िया एनिमेशन ना, हाँ ये वाली भी कर दे, इससे बढ़िया वाली एनिमेशन ये है रिब केज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है? ये भी वाली भी कर दे, एक और है बेटा, ये देख रहे हो तुम? अभी देखो तुम्हें रिब केज की मूवमेंट दिखाएंगे। यहाँ पे मसल्स देखो इस तरीके से, ये रिब्स अंदर की तरफ जा रही है जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है? जब इनहेल करते हैं तो कैसे बाहर की तरफ जा रही है, देख रहे हो? अभी इसके अंदर लंग्स बना के दिखा रहे हैं, लंग्स बना रहे हैं या मसल्स बना रहे हैं। हाँ ये देख रहे हो बेटा, ये देखो रिब्स कैसे बाहर की तरफ और अपवर्ड मूव की, जब इनहेल करना होता है, जब एक्सहेल करना होता है तो वापस अंदर की तरफ आ जाती है, ठीक है? ये देखो हर तरफ से ये मूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है? अंदर और बाहर, ठीक है? बट एनीवे मैं रिकॉर्डेड सेशन में भी कुछ कुछ एनिमेशंस रख दूंगी ताकि आप लोग देख पाए। क्या और मैं कुछ लेके आई थी? अच्छा ये क्या है, रिब केज मूवमेंट, ये भी वही है, इनहेल एक्सहेल जो दिखाया हुआ है, ठीक है? कोई बात नहीं, अब होमवर्क भी करके लेके आना, मैं अगली क्लास में, अब लाइट जला दे यार, होमवर्क भी मैं डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ में, ठीक है? यस एंड पढ़ाई जरूर करो बेटा, स्पैमर्स और स्पैमिंग से दूर रहो, ठीक है? दैट इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि ये तो बेटा स्पैमिंग करते रहेंगे, इनका तो बेटा क्या ही होना है, ईश्वर ही मालिक है, ठीक है? और बाकी देखते हैं थर्सडे वाली क्लास, बट आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज 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 बेटा, इवन इफ इट वुड बी रिकॉर्डेड ना, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट, ठीक है? ऑफकोर्स यू शुड, क्योंकि उसके आगे के कंटिन्यूएशन में हम फ्राइडे वाली लाइव लेक्चर करेंगे, ठीक है? तो वो जरूर करना बेटा, ठीक है? तो बाकी पढ़ाई करते रहो, ठीक है? मैं छोटा सा 2 लाइन का गाना गा देती हूँ, ये बंद ही करने वाला था क्लास बस, ठीक है? हाँ यस इसको यार मिनिमाइज कर दे, ये क्यों दिख रहा है मेरे को, मिनिमाइज कर दे, ठीक है? फटाफट से खूब सारे दिल बना देना, ठीक है? हाँ फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में तो बेटा गाना मैं सुनाऊंगी नहीं हवा में, है ना? हाँ थक गई बेटा मैं। तेरे ख्यालों से तेरे ख्यालों तक मेरा तो है आना जाना, मेरा तो जो भी है तू ही था तू ही है, बाकी जहां है बेगाना। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ठीक है? थैंक यू वेरी वेरी मच, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ाई करते, मैम एकदम डॉट टाइम पे छोड़ा है मैम ने एकदम, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।